बीच में दीपक दुआ आपके मित्र हैं, हमारे भी मित्र अरे हैं, तो उनका एक सवाल आया था। जी मैं बातचीत क्रम में रोक नहीं रहा था उस समय। जी जी उनका है कि दो फिल्में बनाने के बाद, जी। दो फिल्में बनाने के बावजूद अगली फिल्म के निर्देशन में समय लग रहा स्क्रिप्ट सर। है। एक मिनट। हाँ, समय लग रहा है। किस किस्म की मुश्किलें आ रही हैं और कोशिशें कहाँ तक पहुंची हैं? कोशिशें सर, जो स्क्रिप्ट एक बहुत बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा है मेरे लिए हमेशा से। पहली फिल्म के बाद भी 4-5 साल लगे मुझे दूसरी फिल्म स्क्रीन पे लाने में। हालांकि 2-3 साल बाद शुरू कर दी थी फिल्म, लेकिन उसको बनाने से लेकर के पहुंचाने तक जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को जो चीज़ें होती हैं उसमें टाइम गया। अभी भी जो दो सब्जेक्ट्स जिन पे मैं काम कर रहा था, फिर मुझे लगा कि उनको मैंने अभी थोड़ा सा, चूंकि अभी एक जिस सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ वो अभी रिसेंटली मैंने जा कर के वो कंप्लीट हुई है मेरी, और उसको लेकर के मैं बहुत तेज़ी से कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है अगले साल तक फ्लोर पर होपफुली चली जाएगी। और चूंकि एक्टर भी हूँ, तो जैसे ही कुछ एक्टिंग का काम आता है तुरंत जीप से राल टपकने लगती है और सोचता हूँ अरे इसको थोड़ा भी करो। तो 3 फिल्में जो हैं जिनमें मैंने एक्टिंग की, उसमें से एक को पार्टली प्रोड्यूस भी किया। उसका नाम धूर्त है। उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें पुश करनी पड़ती हैं। और जैसा कि हमेशा अच्छी फिल्मों को, या फिल्म मेकर कह लें, अपने को क्यों अच्छा अभी से कहें वो तो जनता और आप सब लोग डिसाइड करेंगे कि किसी भी एक नॉर्मल फिल्म को भी बनने में जो पूरा एक प्रोसेस होता है फंड को लेकर के, उसके भी प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। लेकिन चीज़ें अब थोड़ी सी ईजी हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में है। लेकिन साथ में चूंकि एक्टिंग का भी चलता रहता है, प्लेज चलते रहते हैं, वॉइसिंग में बहुत काम करता रहता हूँ मैं, तो उसके भी मेरे बहुत कमिटमेंट्स होते हैं। तो उनकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो बाकी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई, जल्द ही फ्लोर पर जाएगी। अच्छा, आने का फैसला तो आपने, मुंबई आने का फैसला कानपुर में ही कर लिया था, और बीच में ये प्रवास या अभ्यास जो एनएसडी में किया आपने, उसके बाद से फिर आप मुंबई आए। जी जी। तो ये मैं नहीं पूछूंगा कि मुंबई आने का फैसला कब और हाँ क्यों जी लिया। सर, वो तो पहले से ही, वो लगता है 5वीं क्लास में ही हो गया था। एक बार मेरा फैसला डगमगाया था, वो एनएसडी में जब मैंने पहली बार एक प्ले देख लिया था रेपेट्री का, तो मेरा माथा घूम गया था। और वो पहला प्ले मैंने देखा था आइंस्टाइन। तो उसमें जिस तरीके का मैंने प्रोडक्शन देखा था, कौन लोग कर रहे थे उसको? वो बीएम शाह सर ने किया था, और उसमें यशपाल भाई, जाकिर दा, मुकेश तिवारी भाई, ये सब लोग, और इतना शानदार प्रोडक्शन था। महेंद्र मेवाती, अच्छा, वो यशपाल के बैच के साथ उनके बैच का प्ले था वो, और मैंने कमानी में देखा एंड मैं मेस्मराइज, बिल्कुल हतप्रभ रह गया। और मुझे लगा कि यार, अगर ये मैंने एनएसडी करने के बाद इस मंच को या इस प्रोडक्शन को नहीं किया, या इस रेपेट्री कंपनी के साथ काम नहीं किया, तो कुछ रह जाएगा। यहाँ पर तो मुझे एक्टिंग करनी चाहिए। तो अब वो डगमगाना कहें या वो इन्फैचुएशन कहें, एक फौरी इन्फैचुएशन, वो मेरे लिए बिल्कुल आँख खोल मामला था। और मैंने सोचा था कि एनएसडी में होने के बाद मैं ये ज़रूर करूँगा। लेकिन 2 साल करते करते तीसरे साल मुझे लगा नहीं यार, वहाँ जो रोल वो उनको मिल रहे हैं ना, वहाँ तो पहुँचने के बाद मुझे बल्लम पकड़ के ही खड़ा होना पड़ेगा पहले 1 साल तक। तो यार नहीं यार, ये निकल लो ये थोड़ा सा। और कुछ हालात भी ऐसे बन गए थे कि मैं, फिर मैंने सोचा कि चलो बम्बई। तो ये एनएसडी वाला क्या प्रसंग है जो संजय श्रीवास्तव आपके मित्र ने जिक्र किया, जिसका, और कि आपने तिग्मांसु का कोई सीरियल था वो कर लिया था? जी हाँ, वो सर, हम लोग 3rd ईयर में थे। अब वो उसके बारे में बात की जा सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, वो बहुत ही शानदार मेरा और रेणु जी का एक्सपीरियंस है। राम बहादुर रेणु का, अगर वो हैं तो मतलब कि उनकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी, या फिर हमारे सारे बैच की यादें ताज़ा हो जाएंगी। रॉबिन सर उस समय हमारे साथ चेखव का 3 सिस्टर्स कर रहे थे, और मुझे उसमें एक बड़ा छोटा सा रोल मिला था, करीब 55-60 साल के एक बुढ़े का रोल, तो जो सिर्फ आग बुझाने का उस घर का नौकर वगैरह है। और रेणु जी एक बहुत अहम किरदार कर रहे थे उसमें। रिज्जू राजधानी सीरियल था जो टेलीकास्ट होने वाला था टिशु भाई का, उसके लिए रिज्जू ने कहा कि भाई तुम आ जाओ, टिशु भाई बना रहे हो और अभी से कर लो, ताकि तुम जब मुंबई जाओ तो तुम्हें वहां पर कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने कहा अरे काम मिल रहा है, रात में ही शूटिंग है, रात ही में करना है, आ जाना है। कुछ पार्टी वार्टी का होटल का सीन था।
तो मैं और रेनू जी कास्ट हो गए। जब फोटो वोटो भेजी गई तो हमने कही तो हो गया काम, और कुछ 1000 या 1500 रुपये मिलने थे हम दोनों को। अब वहां पर सीन था कि हम दोनों लड़की को छेड़ रहे हैं और एक जो मेन रोल कर रहे थे एक्टर, वो आकर के हम लोग की धुलाई करेंगे। तो रिहर्सल हो गई। तिशु भाई ने वो एक्टर को है जो बता दिया तुम्हें ऐसे पकड़ के मारना है, और रेनू जी को उसे मारना था। और जब सीन हुआ रेनू जी का तो वो मुक्के असली हो गए, और रेनू जी का जो निचला होंठ है वो पूरी तरीके से फट गया। अब चूंकि शूटिंग का माहौल ऐसा होता है कि उसमें कई सारी चीज़ें स्टेज पर होती हैं, वो तो रुक नहीं सकती थी। तुरंत हम लोग को एक गाड़ी दी गई। ये कहा गया कि भाई आप जाकर के किसी भी तरीके से, मैं रेणु जी को लेकर के उस कार में कभी किसी प्राइवेट क्लिनिक का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, कभी किसी का। और फाइनली स्टिचेस कराए, लौट करके आए। अब रेणु जी दूसरे दिन रिहर्सल में नहीं पहुंचे। मुझे रॉबिन सर ने गुस्से में निकाल दिया कि तुम इस प्ले में अब करोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे तो कांटो तो खून नहीं। मैंने कहा ये कैसे हो गया, और बात फैल गई बुरी तरीके से। रेणु जी ऑन बेड, प्ले उनके हाथ से कि भाई अब कुछ दिन आराम करो। लेकिन मैंने माना नहीं, और वो जब भी मेरी एंट्री आती थी तो मैं बगैर बताए बाल्टी वाल्टी लेकर के, कॉस्ट्यूम पहन करके ज़बरदस्ती एंट्री ले लेता था। तो ऐसा मैंने जब 4-5 बार किया तो रॉबिन सर ने रिहर्सल में कि वो अभिमंच है वहां पर रिहर्सल होती थी, तो जब वो देख लिया कि ये मानेगा नहीं तो उन्होंने कहा भाई तुम मानोगे नहीं, करो। तो फाइनली एक आज तक मुझे याद है कि वो कहते थे तुम ये बाल्टी क्यों लेकर के आते हो, और मैं वो जो फायर बुझाने वाली बाल्टी होती थी तो मैं उसलिए लेके आता था। तो वो कहते थे लेकिन ये क्यों 2 बाल्टी क्यों लेकर के आते हो, एक में कपड़े वाली। मैं कहता सर मैं कुछ तो कर रहा हूँ, अगर आग लगी है तो आग बुझाने वाली बाल्टी ले रहा हूँ तो कपड़े वाली भी ले लूँ, कुछ काम कर रहा हूँ। बाल्टी लेकर के आग बुझाने भी चल पड़ा। एंड दैट वॉज वेरी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्शन था वो हमारे बैच का। हमारा बैच में बहुत ही प्यार, बहुत ही छोटे छोटे खट्टे मीठे अनुभव हैं। हम सभी एक दूसरे को याद करते, अक्सर मिलते भी हैं। लास्ट अभी मिलना था, मैं जा नहीं पाया, उसके लिए भी रेणु जी के यहाँ काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो बहुत अच्छा अनुभव। तो ये सारे बैच के ही लोग मिलते हैं कि सीनियर जूनियर में मिलते हैं? सर अब डिपेंड करता है, जैसे कि कोई ऐसा इवेंट है जिसमें सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सब लोग मिलते हैं। जैसे चौपाल होती है तो चौपाल में अक्सर है जो सीनियर जूनियर सारे मुलाकात हो जाती है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जिनको जानते हैं अक्सर होता है। जैसे 2-3 मेरी जो मुलाकातें हुई हैं बैच के ही लोग मिले जो बहुत ज़्यादा 3 साल तक क्लोज रहे हैं। तो ऐसा है मामला। गुंजन जोशी हमारे बैच के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आसिफ अली हैदर खान है बैच के हमारे, जो ड्रामा स्कूल में ही इस समय विजिटिंग फैकल्टी में, और ख़ुद भी फिल्म मेकर हैं, पढ़ाते हैं वहाँ पर। तो जयंत मितई जो कि अब इस समय ताइवान में है, वहाँ थिएटर कर रहे हैं, तो वहीं बस गए हैं वो। तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा है एनएसडी का। तो मुंबई का प्रवास बताएं, मुंबई कैसा रहा? सर मुंबई दिए जा रही है। आवाज़ थोड़ी ऊंची कीजिए, आवाज़ ब्रेक हो रहा है। मुंबई दिए जा रही है सर, जितना हो सकता है, और हम लिए जा रहे हैं। तो किस साल आप आ गए यहाँ पे? सर 22 जुलाई 2000 को आया था मैं यहाँ। क्या बात है। और 22 जुलाई इसलिए याद रहती है क्योंकि उस दिन मेरे भाई का जन्मदिन है। ओके। तो मेरे बड़े भाई का बर्थडे होता है, तो मुझे याद है कि मैं बम्बई पहुंच करके मैंने उनको बर्थडे विश किया था कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, हैप्पी बर्थडे। तो मेरा भी हैप्पी बर्थडे था बम्बई के लिए, उनका भी। तो इस बार कौन से मित्र थे, या क्या कोई आश्वासन था, या यूं ही आप चल दिए और आ गए? मुझे लगता है कि सब ड्रामा स्कूल का कॉन्फिडेंस था। पुराने मित्रों में तो मुझे लगता है कि जितना भी मैंने यहाँ पर जो मैं आया था, बीच में मैंने एक बड़ी अजीब सी वो की थी जब 96 में आया था। सतीश कौशिक जी उस समय बनाते थे ये शादी नहीं हो सकती, राजू मनवानी और राजा बुंदेला साहब के साथ। तो उनका यही ऑफिस था जब 96 में मैं आया था। तो मुझे होम्योपैथ की थोड़ी सी जानकारी हो गई थी, और मुझे कहीं से उनके ड्राइवर से पता चला कि इनको अस्थमा की बीमारी है। तो मैं वो अस्थमा की दवाई लेकर के कि मैं इनको बता दूंगा और इनका क्लोज हो जाऊंगा, और ये मुझे हो सकता है इस सीरियल में कुछ रोल दे दे। तो 96 में मैंने ऐसा कुछ प्रयास किया था। तो मुझे ये याद था कि ये इस ऑफिस को मैं जानता हूँ जहाँ कोई हो सकता है जानने वाला मिल जाए। लेकिन भरोसा वहाँ से आने के बाद ड्रामा स्कूल का था,
वहाँ जो काम किया था, वहाँ से जुड़े हुए लोगों को जिनको मैं जानता था, उन सबको मैं फ़ोन करता था, डायरी बनाता था, जो एक होता था। लेकिन एक मेरे दोस्त हैं, वो सागर सरहदी साहब के साथ उस समय काम करते थे, तो उनसे मैं मिला। उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की। मैं तब आने के बाद यहाँ 6 महीने तक कुछ थिएटर नहीं गया। मैंने कहा क्या थिएटर, वो हो गया, अब क्या, अब तो पहुंच गए, लग गया ठप्पा, अब तो मिलना ही, अब तो स्टार बनना है। तो मैं ऐसे ही सागर सरहदी साहब के यहाँ गया था। मुझे संजीव तिवारी हमारे एक दोस्त हैं, साथ में ही लिखते हैं हम लोग, तो इरफान करके लड़का था, तो वो थिएटर करता था उनके साथ। मैं ऐसे ही गया सागर सरहदी साहब के यहाँ, चलो सैटरडे मिलेंगे। तो ऐसी बात होने लगी चाय पी के। उसने कहा अच्छा NSD से हो? मैंने कहा हाँ। भाई तुम्हारे पास तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल में 15 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है। मैं भी बड़ा मुस्कुराया, हाँ भाई ये तो सही कह रहे हो। तो उसने कहा लेकिन पता है, पता है कि मैं भी 15 साल से कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन ये साल मेरा 16वां है। मुझे इतनी तेज क्लिक की, कहा कि मैं अपने 16वें साल में चला जाऊंगा, लेकिन तुम वहीं 15 में रहोगे। मैंने कहा भाई ये तो मेरी आंखें खोल गई आदमी। फिर मैंने उसी समय तय किया कि यार कुछ ना कुछ अपने को जंग ना लगने देने के लिए आप करो। मेरे ख्याल से वो पहला ट्रिगर था जब मुझे लगा कि थिएटर सिर्फ एक ही, सबकॉन्शियसली शायद वो ट्रिगर दबा था कि थिएटर सिर्फ एक सिनेमा का ही माध्यम नहीं, बल्कि अपने आप को बचाए रखने का भी एक माध्यम है। बीइंग एन एक्टर कह लें या फिल्म मेकर कह लें, तो वहाँ से मेरा थिएटर यहाँ भी शुरू हुआ। सबके पास जाके काम मांगा, सबके प्लेस चल रहे थे, कोई किसी वजह से नहीं। मकरंद जी के पास गया, इवन नसीर साहब से भी मैंने चूंकि वो पढ़ा चुके थे, उनसे भी मैंने कहा कि सर मुझे, मैं आ गया हूँ, आपके साथ काम किया है, मुझे काम कीजिए। लेकिन उनके पुराने प्लेस चल रहे थे, उसी तरीके के सबके चल रहे थे, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी और नहीं हो पाया। तो फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने 2 कहानियां उठाई और मुझे ये सागर सरहदी साहब की वजह से ये YWCA में एक गोल चक्कर दिख गया था। वहाँ पर 2 लाइटें लगा करके लोग नाटक करते थे। उस समय शायद वो इरफान और संजीव और सागर साहब का ग्रुप और सुनील शानबाग उस जगह को डेवलप कर रहे थे। मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे याद है वो लाइट का वो हेलोजन, मेरे पास आज भी डब्बा शायद पड़ा हुआ है कहीं, वो मैंने एक हेलोजन खरीदा, एक कहीं से फटी पुरानी लुंगी ली, मेरे फादर की एक चप्पल स्लीपर पड़ी थी मेरे पास, वो ली, 2 नाटक तैयार की। वहीं गोरेगांव में रहता था, पीछे जाके जंगलों में सोलो परफॉर्मेंस, और एक पोस्ट कार्ड उस समय वो जो छोटे छोटे चलते थे, शायद अभी भी चलते हो, वो 25 पैसे वाले, तो वो डायरेक्टरी लेकर के जितने लोगों को भी मैं नाम से जानता था, कभी मिला नहीं, उन सबको मैंने लिख के भेज दिया और पोस्ट कर दिया कि फला तारीख को मैं YWCA में कर रहा हूँ, मैं ये 2 नाटक कर रहा हूँ, बड़े भाई साहब और संक्रमण, आप आइए। और ये मेरा ग्रुप है, कोई नहीं था ग्रुप में सिवाय। क्या नाम रखा ग्रुप का? मैंने उसका नाम रखा था रंग। तो वो रंग नाम से मैंने शुरू किया कि हाँ चलो ये ग्रुप है, और वो खुद ही लाइट जला करके खुद ही, और बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जिन जिन लोगों को भेजा था, मैं उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। अतुल कुलकर्णी दा, कुमुद भाई, यशपाल भाई, ललित पारिमू जी, ये सारे लोग उस पोस्ट कार्ड से पहुंचे। अरे वाह। मुझे आज तक याद है कि उस 80 जगह के बैठने के लोगों में वहां पर जगह भर गई थी, वो लोग खड़े थे। वो शाम में आज तक, और उसने मुझे कहा बॉस ये छोड़ना नहीं। और पहली बार जब मैं गोरेगांव से ये चढ़ करके लाइट और वो सब लेके जा रहा था, मुझे ऐसा लगा मैं घर पहुंच गया। अरे वाह। मैंने कहा ये मैं घर पहुंच गया। मैंने कहा ये तो अब अगर इस शहर को अपना घर बनाना है तो वो करिए जो आप अपने घर में करते हैं, वो जरूर करिए। तो वहां से फिर रंगमंच का भी फिर मैंने कहा कि लगाओ मैं करता रहूंगा। फिर सब लोग जुड़े, उसमें ललित पारिमू जी जुड़े और दोस्त जुड़े, एक मनीष सिंह करके हैं जो कि एक्टर रहे हैं और फिल्में करते हैं, वो जुड़े। सबने कहा हमें, मनोज सिंह टाइगर हैं, काफ़ी भोजपुरी फिल्मों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हिंदी फिल्मों में भी बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, वो कर रहे हैं अभी भी। वो सब लोग जुड़े और हम, फिर ये हुआ कि ग्रुप बन गया और वो 3-4 साल तक मैं करता रहा, जिसमें मुझे याद है कि 14 नाटकों का एवरी सैटरडे संडे एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सबने मदद की। हर दिन 3 कहानियों का मंचन होता था, जिसमें
चेतन पंडित जी, राजपाल भाई, ये सारे लोग, संजय सोनू, सब लोग पहुंचे और सबने किया कुछ ना कुछ। अरे वाह। जीतू शास्त्री भाई, सबने किया। तो वो एक चीज थी, मुझे लगा कि बस सिर्फ एक तीली जलाने की जरूरत है, आग अपने आप पकड़ लेगी। तो और उस जो भी मैं करता था, क्योंकि क्रेज था मुझे लगता है वो तभी वो जो एक क्रेज था कि नहीं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म, एक नसीर साहब के साथ काम करने का, स्क्रीन तक पहुंचने का, तो मैं वो हर उसकी खबर ले जाकर के पकड़ के, जब भी वो प्ले कहीं कर रहे होते थे एनएसडी में, सर मैं कर रहा हूँ, सर मैं कर रहा हूँ, आप आइए देख लीजिएगा। तो मैं कांस्टेंट उनको हैमर करता रहता था कि जब भी मौका मिलता था कि मैं कर रहा हूँ, आपके पास मौका हो तो आ जाइए। एंड फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनके ग्रुप में एंट्री हुई। फिर कैसे, क्या था वो इंटरेस्टिंग? वो सर एक फिल्म आई थी परजानिया। प्रकाश बंधु भी आ गए देखने आप? अरे दीपक बंधु जी, प्रकाश बंधु, प्रकाश बंधु जी नमस्कार। उनके छोटे भाई। अच्छा, प्रकाश जी नमस्ते। तो परजानिया फिल्म जो थी, राहुल ढोलकिया से मुझे एक दोस्त है रमन भारद्वाज, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसकी मैं कास्टिंग के लिए जुड़ा था और मुझे पता नहीं था कि नसीर साहब उसमें ऑलरेडी कर रहे हैं, नसीर साहब और सारिका जी। बाकी सारी कास्टिंग मुझे करनी थी उसमें। तो उस फिल्म के दौरान मुझे नसीर सर से दो चार होने का मौका मिला। जी जी। और फिर जब फिल्म की शूटिंग की, और उसमें मैंने एक छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी किया, जो कि बड़ा अच्छा रहा। तो जब वो शूटिंग का आखिरी दिन था तो मैं नसीर सर के पास पहुंचा। मैंने कहा सर मुझे अपने ग्रुप में काम दीजिए, मुझे आप रोल दीजिए अपने यहाँ, मैं कर रहा हूँ थिएटर। उनका कहा अच्छा तुम एक काम करो, प्ले तुम करो, मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। मैंने कहा सर मैंने 14 प्ले कर लिए हैं, आप कौन कौन से प्रोड्यूस करेंगे? देखिए लाइन में गिनाने लगा। एंड बाई चांस वो बड़े भाई साहब और संक्रमण नाम की उस कहानी का, जिसका मैंने सोलो परफॉर्मेंस किया था, उसका वो प्रोडक्शन करने जा रहे थे। ओके। तो वो उनका काफी दिनों बाद हिंदी का प्रोडक्शन था, जिसमें शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की भी कहानी थी। उनका ऐसा करो कि तुम इसके साथ बैक स्टेज से जुड़ो, तुम बैक स्टेज। मैंने कहा हाँ सर मैं करता हूँ, बैक स्टेज से करता हूँ। उनका तुम चूंकि प्ले जानते हो, इसकी हर चीज से वाकिफ हो, तो जो भी सेट का सेट मैनेजर वगैरह जो भी करना होगा तुम करो, फिर देखेंगे अगर कोई रोल खाली होगा आगे। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो वो दूसरा मेरा एनएसडी का, जो दूसरा एनएसडी मैं कहता हूँ, 3 एनएसडी हैं बेसिकली इस पूरे वर्ल्ड में। एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एक नेचुरल स्कूल ऑफ ड्रामा और एक नसीरुद्दीन शाह का ड्रामा। तो उस तीसरे ड्रामा, और तीनों एनएसडी है, और तीनों ही एनएसडी हैं। उस तीसरे ड्रामा स्कूल में मुझे भर्ती मिली, और वहाँ एक्चुअली बहुत कुछ जो बकाया रह गया था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, वो सीखने को मिला। तो वो कांस्टेंट और मजबूरी में कह लें, या चूंकि सर्वाइवल के लिए कह लें, राइटिंग में भी उतरा। दिलीप शुक्ला साहब को असिस्ट किया राइटिंग में। परजानिया में पूरी फिल्म को शुरू से आखिरी तक बनने की पूरी जो प्रोसेस होता है, वेरी थैंकफुल टू राहुल ढोलकिया कि उन्होंने मुझे इस फिल्म से जोड़ा, जो कि उनकी भी जिंदगी की एक बहुत अहम फिल्म है। हम दोनों की जिंदगी की वो बहुत अहम फिल्म है और अभी भी यादगार है और यादगार रहेगी, जिसमें एक पूरी फिल्म के प्रोसेस को जाना, पूरी फिल्म को। और इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि मैं ये किया, मैंने पता नहीं इस बात का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक अजीब किस्म का एस्ट्रोलॉजर टकराया था मुझे। जो बिलीव करते हो इस पे, वो इस पे बिलीव करें, और चूंकि वैसा हो रहा है। और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं महेश भट्ट साहब को उनकी फिल्मों के नाम सुझाता हूँ। और वो ऐसे ही, मैं पृथ्वी थिएटर में बैठा था और काफी भीड़ थी, उन्होंने आगे पकड़ लिया। मैंने कहा मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ, और मुझे कोई बिलीव नहीं था इन सब चीजों पे। और मैंने कहा कि लेकिन मैं क्यों दिखाऊं आपको हाथ? मुझे कभी किसी ने बोला था अपना हाथ वाथ मत दिखाना किसी को। मैंने नहीं, मुझे तुम्हारा देखना है। तो ले गए। मैंने कहा मेरे पास फीस नहीं, पैसे नहीं। कहते मैं छोटी सी दारू की बोतल लूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने दिया। मैंने कहा अच्छा ये बता दो मैं स्टार कब बनूंगा? तो वो मुझे सन एंड सैंड के पीछे, नोवोटेल के पीछे जो भी है, वहां पी रहे हैं बैठ के जनाब, और हाथ देख रहे हैं। कहते हैं तुम स्टार बनने से पहले डायरेक्टर बन जाओगे। और कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था मेरी लाइफ में डायरेक्शन का। मुझे इतना गुस्सा आया उस आदमी पे। मैंने कहा कि आपको मैंने दारू की बोतल दी है, आप सोच रहे हैं कुछ, आप कुछ तो बताइए कि कब बनूंगा स्टार।
हो गए मुझे 2-3 साल 4 साल हो गए। कहते हैं तुम डायरेक्टर ही बनोगे, सर के बल खड़े हो जाओ, सबसे पहली कामयाबी तुमको है, बाद में स्टार स्टार सब बन जाओगे, सब बात की बात है, लेकिन तुम उधर अपना ध्यान लगाना शुरू करो। एंड आई थिंक राहुल ढोलकिया उस स्टेप की, मतलब कि उस मंजिल की पहली कड़ी कह लें परजानियां रही, तो वो भी एक अच्छा हिस्सा। लेकिन थिएटर मुझसे ना छूटा। बीच में ऐसे मौके आए जब लगा कि यार बस यार कुछ हासिल नहीं हो रहा है थिएटर से, कितना करें, लेकिन तब मुझे सरप्राइज दे दिया थिएटर ने। अच्छा, इस पूरे दरमियान एक लंबा प्रोसेस रहा 2000 से 2017 तक का, और अभी भी आप काम कर रहे हैं लगातार, लेकिन जो एक बेसिक सवाल जो बाहर से आए लड़के और एनएसडी से भी आए हुए लोग या किसी भी ग्रुप से जब बॉम्बे आते हैं, सर्वाइवल के जो सवाल है, एक आम आजीविका कैसे चलेगी आपकी, काम कैसे होगा। ठीक है, आप थिएटर कर रहे हैं, बीच बीच में छोटे मोटे एपिसोड कर दे रहे हैं, कुछ पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो एक आर्थिक स्रोत क्या होता है जिसकी वजह से आप टिके रहते हैं और काम करते रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, उसको कैसे बनाए रखें। उसको बनाए रखने का ऊपर वाला या आपकी मिट्टी आपको हमेशा, जो मेरा मानना है, कई सारी लेयर्स में कई सारी चीजें देती है। वो अच्छी आवाज देगी, अच्छी पर्सनैलिटी देगी, अच्छा डिक्शन देगी, अच्छा अभिनय देगी। इस फील्ड में जब आप आते हैं तो आपको कई सारे स्किल्स देती है ये कायनात, और आपको कई सारी चीजों को डेवलप करना पड़ता है। तो आप जो भी कर रहे हैं उसी में से आपको अपना स्रोत ढूंढना पड़ता है कि मैं अगर कैसे सरवाइव करता हूं, तो मैं लिखता हूँ, मैं वॉइसिंग करता हूँ, रिकॉर्डिंग करता हूँ, मेरी इनकम का जो आय का सर्वाइवल का है, और उसी में भी एक्सट्रीम करता हूँ, लेता हूँ। और कभी भी ये किसी से नहीं कहता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है कि मुझे काम दो। मैं हमेशा ये जाके बताता हूँ कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जब आप किसी से कहते हैं काम दो, और जब आप ये बताते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, सामने वाले का नजरिया बदल जाता है। सही, बहुत अच्छा। मैं थिएटर कर रहा हूँ यानी मैं खाली नहीं हूँ, मुझे मेरे हुनर को दिखाने के लिए जगह है। मैं अकेले ही कर रहा हूँ, रूम थिएटर में ही कर रहा हूँ। मैं भाग भाग करके विभाजी के आपके इस घर में भी कई बार जब मौका लगा, मतलब कि आ जाता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर 10 लोग होंगे और 10 लोगों से मेरी बातचीत होगी। वो बातचीत समाज से या अपने आप से बंद मत करो। जब बोलोगे आप कि मुझे काम दो, लोग कहेंगे काम मांगने आ रहा है। वो हमेशा एक दुखदाई थी। और स्रोत जो सर्वाइवल के होते हैं, अपनी उस स्किल को पहचानिए, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें बहुत सारी शहर में काम है, हर एक के लिए काम है शहर में, हर टैलेंटेड आदमी के लिए काम है, हर हुनरमंद के लिए काम है। मैंने कई ऐसी स्टोरीज पढ़ी हैं कि मुझे एक्टर का नाम नहीं याद आ रहा है, शायद जो कारपेंट्री करते थे ऑस्ट्रेलियन कोर्स करने के बाद, और उसके बाद हैरिसन फोर्ड थे शायद, या शायद कोई और एक्टर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो स्टूडियो में जाके कारपेंट्री करते थे क्योंकि उन्होंने कुछ कोर्स कर रखा था, लेकिन उन्होंने एक्टिंग का भी कोर्स कर रखा था। और इस चीज को उन्होंने कहा कि जब तक मुझे नहीं मिल रहा है, मैं वो करूंगा जो मेरे पास और हुनर है। हो सकता है कि आपने जिंदगी में और भी काम किए हों, जैसे मैंने कुछ 3 साल तक बैठ करके मेडिकल में भी काम किया है। कभी मौका लगता है तो मैं सिर्फ संवाद स्थापित करने के लिए किसी के साथ मैं अपनी उस स्किल को भी देख लेता हूँ कि क्या शायद ये काम करती है, तो उसको भी जिंदा रखता हूँ। ये, और वो भी बिना किसी फल के। ये कभी नहीं करना, ये बहुत लेटली मैंने आके सीखा कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये सोच के मत कीजिए कि इसके बदले वो करेगा। ठीक है, आपने कर दिया, आपने उसको अपने बारे में बता दिया, अगर है तो डेस्टिनी मिला देगी, आप करो। यूनिवर्स में पत्थर फेंको, वो आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो कैसा रहा ये प्रवास, हम लोग जो आप अमिताभ बच्चन बनने आए थे वो कहाँ रहा, कैसे रहा? और ये सीखा कि बच्चन साहब एक ही हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब एक ही हैं, हर कोई एक ही है, सिंगल पीस है। मेरा सिंगल पीस का बेस्ट कहाँ है वो मैं ढूंढूं। तो ये प्रवास में ये सब सीखा। तब आप समझ गए कि आप राकेश चतुर्वेदी? मैं राकेश चतुर्वेदी, ओम जो मेरा निक नाम मैंने खुद ही से रख लिया,
वो उसके पीछे है छोटी सी चीज़ें, तो वो अपने आप के ही अंदर अपने बेस्ट को ढूंढ करके उसी को प्रोजेक्ट कर रहा है बनिस्बत कुछ और बनने के। तो वो इस पूरे प्रवास का ये है। और हिम्मत कभी नहीं हारना है, क्योंकि संघर्ष बहुत बड़ा है। स्ट्रगल वर्ड मैं अवॉइड करता हूँ। संघर्ष में थोड़ा सा लगता है कि आप कुछ युद्ध स्तर पे और कुछ अच्छा करने निकले हैं। स्ट्रगल का यहाँ मायने बहुत अलग लेवल पे चला गया है। संघर्षरत रहिए, उसी में मजा है और करते रहिए। तो एक्टिंग के अपने एक्सपीरियंस से थोड़े सुनाइए। सर एक्टिंग में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ जो मुझे अभी तक अच्छे मौके नहीं मिले। अच्छा। मैं इसमें डेस्टिनी का, ऊपर वाले का, क्योंकि मैं कुछ एक काम जो मैंने पहले किए, छोटे छोटे काम किए, जो कुछ एक फिल्म्स की, जो और इधर पिछले 3-4 सालों में जो कुछ मैंने सीखा। इनामुल भी देखने आ गया आपको। अरे इनामुल मेरे भाई इनामुल खुद बहुत अच्छे शानदार एक्टर हैं। मतलब कि ये उन एक्टरों में शुमार होते हैं अब जो मतलब कि जिनको देखने में और उनके काम को समझने में मज़ा आता है। तो जो अब मौके मिलेंगे मुझे, जो मिल रहे हैं, और जिन कामों को मैं कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अब शायद मेरी समझ उस सही पटरी पे आई है जिस पटरी पे चल के ये अभिनेता बने हैं, जिनको हम देख के सीख करके, जिनको हम मॉडल रखते हैं अपने सामने। शायद उसका थोड़ा सा हिस्सा अब समझ में आया है, तो अब उस रास्ते पे चलने में लगा हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि शायद अगर मुझे पहले कुछ मौका मिल गया होता, मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती, तो शायद अब तक मेरा नामो निशान मिट गया होता, जो अभी तक बना भी नहीं है। अगर मैं तो उस एस्ट्रोलजर की बात तो सच निकली कि आप निर्देशन में आ गए। हाँ सर। और 2 फिल्में निर्देशित कर ली आपने। हाँ सर, और उन्होंने कहा था कि तुम करते जाओगे। उस सवाल का जवाब ये है कि स्टारडम कैसे आएगा, किधर से आएगा, पता नहीं है। उन्होंने कहा था किए जाओ, और लगे हैं। तो उनको मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे फकीरे में क्यों रहते हैं? तो कहते हैं मेरा टाइम ही ऐसा है, मेरा होगा ही नहीं कुछ। और उसके बाद ही डिसअपीयर्ड, गायब हो गए। उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने शेयर की, जो आज तक वो कह रहे हैं मेरी ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं खुद से, मुझे पता है, मैं किसी पंडित के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस टाइमिंग में कैसे आया हूँ इस दुनिया में। तो मेरा नहीं होगा ठीक। बस उसने ये कहा था कि जिस दिन मैं कभी दिख जाऊं तो कार का शीशा खोल के मुझे देख जरूर लेना। तो पलट के देख जरूर लेना। तो अब पता नहीं वो कार कब आएगी और वो कब दिखाई देंगे। नहीं। तो फिल्मों के निर्देशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और ये कितना डिफरेंट है जो आपकी पूरी ट्रेनिंग रही उससे? और परजानिया, जैसा कि आपने बताया कि फर्स्ट स्टोन था। परजानिया सर मेरे लिए समझ में, तो मेरे ख्याल से परजानिया मेरे समझ में आ गया था, मैनेजमेंट समझ में आ गया था मुझे। सिनेमा डायरेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, जिसमें उसको बहुत ही स्मार्टली उन लोगों को चूज करना पड़ता है जो अपने अपने डिपार्टमेंट में मास्टर हो, और उसकी जिस सोच से वो सोच रहा है वो उसकी आंख से देख सके। ये बात मुझे परजानिया में, तो परजानिया होने के बाद जो मुझे मैनेजमेंट का जो समझ में आया, ये तो मुझे समझ में आ गया था शुरू से। मैं 2+2 वाला दिमाग मेरे ख्याल से मेरा ज्यादा चलता है। और चूंकि मेरा जो मैंने सीखा कि एक्टिंग, लोग जब भी सवाल करते हैं कि दिल से कि दिमाग से, तो मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि दिमाग पहले चलना चाहिए, तभी दिल पे कुछ असर होगा। क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि आपको हार्ट अटैक क्यों होते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं आप, दिमागी ओवर स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं। तो आप वैसा सोचिए, आपका दिमाग, दिल, आत्मा सब वैसा ही प्रोजेक्ट करेगी। एक्टिंग का कोई ऐसा फंडा नहीं है जो कि यही सही रास्ता है। इसका उल्टा भी हो सकता है आपके बात दिल पे कोई असर करे। लोगों के अपने अपने रास्ते। तो खैर परजानिया से मैंने ये समझ लिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे इन डिपार्टमेंट से इन लोगों की ज़रूरत होती है। फिर उसी दौरान चूंकि मैं एक्टिंग सिखाने का, या कह लें कि एक्टिंग के स्किल्स बताने का भी काम करता था, तो मुझे कुछ लोग मिलते थे। उसी दौरान मुझे कुछ लोग मिले जो कि फिल्म बनाना चाहते थे, और मेरी पहली फिल्म हुई करीब कई दिनों से वो लोग बनाना चाह रहे थे, 3 साल से।
उनको ये पता था कि मैं लिखता रहता हूँ। उस दौरान मैंने 2-3 फिल्म्स लिख भी ली थी। टीपी अग्रवाल साहब के लिए एक फिल्म लिखी थी बहुत छोटे से बजट की। दिलीप शुक्ला साहब को भी साइमल्टेनियसली मैं असिस्ट कर रहा था। ये है कि मुझे, चाहे वो कह लें कि सर्वाइवल के लिए, पैसों के लिए, या मुझे शेर के मुंह में खून लग चुका था, यार ये तो मजा आता है क्रिएट करने में, ऐसा कुछ कह लें, वो चीजें हो चुकी थी जो लगातार साथ में चल रही थी। और फिर वो मौका मिला बोलो राम फिल्म का, जिसमें मैंने जी भर के सीखा, जी भर के टेक्निकलिटीज सीखी। चूंकि वो फिल्म एक फिल्म का रीमेक थी, साउथ फिल्म का, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनमें कंडीशन थी कि इनको चीजों को ऐसा ही रखना है। तो मैंने बहुत सारी चीजें, टेक्निकलिटीज होती हैं सीखने के साथ साथ, लेकिन उसमें मुझे ये भी एहसास हुआ कि हाँ, मुझे ये क्लिक किया कि ये बात उस आदमी ने जो कही थी, एक विजन है जो मेरा इस फिल्म को कुछ दे सकता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी जो मेरे दिमाग की निकली हुई, जो रीमेक होने की बावजूद उसके लिए नई है। एक ठीक सी बेहतर सी फिल्म कहूंगा। बॉक्स ऑफिस पे कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वो एक बेहतर फिल्म मैंने बनाई। नसीर साहब, ओम जी, पद्मिनी कोल्हापुरे जी और काफ़ी राजपाल साहब, काफ़ी लोगों को लेके, मनोज पावा, मतलब कि मेरी खुशकिस्मती कहें कि मुझे पहली फिल्म में मेरी एक्टिंग के बैकग्राउंड की वजह से ये लोग जुड़ गए। इन लोगों के साथ जो मुझे कम्युनिकेट करना था वो इजी हो गया, और जो मैं इनको समझाना चाहता था सेट पर, या जो मैं निकालना चाहता था, इन लोगों ने मुझे करके पूरा सपोर्ट दिया। एज ए डायरेक्टर, एक्टिंग मेरे लिए ब्लेसिंग रही। जो एक्टिंग डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, अगर समझ है तो वो ब्लेसिंग की तरह ही काम करता है। और दूसरी फिल्म में तो फिर मैं आजाद पंछी की तरह उड़ा हूं। तो इसमें प्रोड्यूसर भी थे आप? हाँ, इसमें मैंने प्रोड्यूस भी किया। चूंकि जाहिर सी बात है, पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं, तो आपको धक्के खाने पड़ेंगे, लेके आपको फिर से स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ेगी। और अब फिर से वही कि जैसे शुरू किया था, मैंने कहा यार कि अकेला चला था तो ग्रुप था, इस बार प्रोड्यूसर बन जाता हूँ, कारवां निकाल देता हूँ, कोई ना कोई तो जुड़ ही जाएगा। तो फिर अकेला चला, और फिर 3-4 लोग जुड़े, फिर बनाई हमने फिल्म। तो कि हाँ, मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, चलती गाड़ी में सब सवार हो गए। तो ऐसे वो फिल्म भी बनी, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब एक्टर्स ने फिर से सपोर्ट किया। मनोज पाहवा साहब, सीमा जी, मतलब कि एक जो उनके साथ मैं चूंकि थिएटर कर चुका था, रियल लाइफ कपल वो, और उनका जो सपोर्ट, यशपाल भाई, ब्रजेंद्र काला जी, बेंजामिन गिलानी सर, के शुक्ला, संजीव विल्सन, बहुत सब ने मतलब कि मुझे, और वो हंसते खेलते ऐसे खत्म हो गई फिल्म, ऐसे बन गई जो। और फिर दैनिक जागरण फेस्टिवल ने, इवन एनडीटीवी गुड टाइम्स ने, जब मैं सरप्राइज था, मुझे लगता था कि यार कैसे, मतलब कि एक होता है ना, कोई भी नाटक या कोई भी फिल्म आप बनाते हैं, तो दैनिक जागरण ने उसको इतना रुतबा दिया, 16 शहरों में चलाया। एंड फिर एनडीटीवी गुड टाइम्स ने उसको साल की 6 मस्ट वॉच फिल्मों में रखा। वो मेरे लिए एक, मैंने कहा कि ये बहुत, और अभी जल्द ही टीवी पे और हर जगह उसका प्रसारण शुरू हो जाएगा, तो सब लोग देखें, अभी भी कई जगहों पर है। तो फिल्मों का सफर, मुझे लगता है कि मैं जितना मुझे मिलना चाहिए वो मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है, और मुझे जो पाना है वो भी मिल जाएगा। और एक्टिंग के नाम पर कौन कौन सी फिल्में बताएंगे आप? एक्टिंग पे सर, एक्टिंग पे मैंने एक जो मेरी यादगार फिल्में रहेंगी जो की है, कुछ एक शॉर्ट फिल्म्स की। बाबा आजमी साहब के साथ एक फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, कॉनेस्टी नाम है उसका, वो मौजूद है। एक मैंने वरुण टंडन, जिनको उनकी फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला शॉर्ट फिल्म के लिए, उनके साथ की मैंने 2 फिल्म्स। अब एक 26 जनवरी को फिल्म है, उसमें एक बड़ा छोटा सा रोल किया है। बस सोच रहा हूँ कहीं वो हर एक्टर की कहानी ना दोहरानी पड़ी हो, मेरा बहुत बड़ा रोल था, कट गया, ऐसा ना हो। पैडमैन नाम की फिल्म आ रही है अक्षय साहब के साथ, बहुत अच्छा अनुभव रहा उसमें करने का। एक सुंदर सा, छोटा सा, प्यारा सा रोल है, फिल्म का टर्निंग पॉइंट कहें तो। और उससे उम्मीद है 2 फिल्म्स और हैं, एक दोनों ही, एक जिसमें मैंने प्रोड्यूस किया है, धूर्त नाम है, उसमें एक्ट किया है। धूर्त या धूर्त? धूर्त, धूर्त नाम है उसका। ये पूरी उत्तर प्रदेश के गांव में शूट हुई है, मानिकपुर में। विनय अग्रहरी उसके डायरेक्टर हैं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर हैं, उनके साथ ही की है। और एक संदीप भट्टाचार्य हैं, संदीप चैटर्जी, उनके साथ एक अदृश्य फिल्म की है,
उसमें भी सब नए लोग हैं, उन्होंने बहुत ट्रस्ट दिखाया है। उन फिल्मों में बहुत ही बेहतर रोल है, और मैं अपने अभिनय को जो अभी तक सीख पाया हूँ, और अब जब देखता हूँ तो लगता है अच्छा हुआ, इसलिए मैं कह रहा था, सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो पहले नहीं मिला, अच्छा हुआ जो कुछ एक और चीज़ें हैं जो एक्टिंग में वर्कआउट हो रही हैं, अच्छी फिल्म्स में, अच्छी जगहों पे, वर्कशॉप, एक्टिंग ट्रेनिंग, फिल्म मेकिंग, जब जिस चीज़ की लय बन जाती है वो कर लेता हूँ। अच्छा, दिलीप पे जोशी जी आ गए। अरे आज उनकी फिल्म है सांकल, आज शाम को तो वो भी देखनी है 8 बजे सिनेपोलिस में। दिलीप जोशी जी जो है ना, वो जुझारू फिल्म मेकर है। एक मुझे इंटरव्यू याद है MS सत्यू साहब का, जो मुझे लगता है हर फिल्म मेकर, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मुझे लगता है ये देखता है कि बड़ी फिल्म वाले हमें जगह नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं है। MS सत्यू साहब ने, और वो दैनिक जागरण फिल्म फेस्टिवल में ही बोला था उन्होंने, किसी ने क्वेश्चन किया कि कैसे सरवाइव करेगा इंडिपेंडेंट सिनेमा, ये कैसे होगा, उन्होंने कहा कि आप उनको खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उनकी वजह से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रन करता है। आप अपना काम कीजिए, आपकी जगह बन जाएगी। अपना काम कीजिए, दूसरों को। तो मैं भी, मुझे लगता है कि ये सारे अनुभव जिन लोगों को मैं देखता हूँ उनसे बटोर लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, यार ये बात तो सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब किए जाना है। एक मैंने NSD में जब पहली बार मेरा हम लोग को डॉमेट्री मिली थी, 5-6 लोग रहते थे एक डॉमेट्री में, तो शायद इकबाल साहब का, पता नहीं या किसका, तो मुझे माफ़ करें, जिनका भी वो शेर 2 लाइनें थी, वो मैंने अपनी दीवार पे लिख दिया था, और उसकी वजह से मेरी बड़ी मतलब कि भद्द पिटती थी, बहुत मजाक उड़ता था कि ए तायरे लाहौती कहते हैं खुदा ने अपने बाद अगर सबसे खूबसूरत कोई चीज़ बनाई तो वो इंसान बनाया है। तो उसको ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। रिस्क मतलब खाना, भोजन, कि उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो मेरी बड़ा हंसी उड़ती थी मेरी उससे लेकिन वो मुझे लगता है आज भी स्ट्राइक करता है मुझे कि वही क्यों याद रह जाता है मुझे। तो उड़े जा रहे हैं, परवाज है, और फिल्में तो होती रहेंगी, कोशिशें जारी हैं। और कुछ अपने दर्शकों से आप कहना चाहें? हम लोग लगभग 1 घंटे बात कर चुके हैं। तो कहने को तो कुछ बचा नहीं, बस यही है कि अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना मतलब कि हमेशा जो अच्छी फिल्म आए, चाहे वो अच्छी लगे, तो वो चाहे कड़वी हवा हो, चाहे सांकल हो, चाहे तुम्हारी सुलू हो, चाहे करीब करीब सिंगल हो, और चाहे वो चक दे इंडिया हो, और चाहे वो मुन्ना भाई MBBS हो। इस पूरे दौर में 17 साल में मैंने ये देखा कि जिस टॉर्च को लेकर के, कि एक कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा की टॉर्च को लेकर के जो कुछ एक फिल्म मेकर्स और अभिनेता लेके चल रहे थे, आज उसकी संख्या ज़्यादा हो गई है। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे थिएटर हो, घर से निकलें, जाएं। डिजिटल इंडिया तो है ही कि हम एक दूसरे से माध्यम बने ही, इसके साथ जुड़े ही, लेकिन अच्छे काम के लिए, चाहे वो थिएटर में हो रहा हो, चाहे सिनेमा हो रहा हो, उसके लिए ज़रूर पहुँचें, ज़रूर देखें, और खुल के अच्छे अभिनय की एक चीज़ जो मुझ में पहले नहीं थी, जो डेवलप हुई, मुझे लगता है वो सब में होनी चाहिए, कि जब अच्छा अभिनेता मिले तो उससे जलन प्यार वाली होनी चाहिए, कि वाह मज़ा आ गया, स्वाद आ गया इसका काम देख के, इस फिल्म देख करके। तो खुल के तारीफ कीजिए, खुल के लिख दीजिए, भले ही कम शब्दों में लिखिए, और बिना किसी लाग लपेट के। बस वो कुछ आपको दे या ना दे, वो ठीक है, सब अलग है। तो ये है, सम्मान प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आप लोग जितने भी लोग सुन सके, हम लोग बात कर सके, उन सबको मेरा सलाम, दिल से नमस्कार और फिर मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको सर, नहीं बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। और
ये बातचीत काफ़ी अच्छी रही, थोड़ी अलग रही, अलग इस मायने में रही कि चूँकि हम लोगों ने फिल्मों पे, एक्टिंग पे, उस पर ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन एक पूरा संघर्ष नहीं कहूँगा, पूरी जीवन यात्रा जो यहाँ तक पहुँचने की है, और उसमें कई सारे ऐसे पाठ हैं जिसको अगर हम ग्रहण कर सकें, सीख सकें, खुद आप भी जब दोहरा रहे होते हैं तो उनसे फिर से सीख रहे होते हैं। हाँ, वो मैं होपफुली इंशाल्लाह जल्दी चाहूंगा कि एक्टिंग और निर्देशन पे भी आगे मैं बात करने की स्थिति में पहुंच करके दोबारा इस नहीं, ये सिलसिला जारी रहेगा, सिलसिले को आऊं और हो सकता है और किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पर हम लोग जी जरूर सर। थैंक यू वेरी मच सर। खुदा हाफिज।